Good morning and welcome back to द्रोणाचार्य IAS YouTube channel. This is daily newspaper video. इस वीडियो में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद इट. सबसे पहले आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस देख लेते हैं. दीज आर द मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स जो कि हम आज के वीडियो में कवर करेंगे. हमारा पहला आर्टिकल आज गाज़ा इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है. इसे हम इज़राइल पैलेस्तीन वॉर भी कह सकते हैं. तो सैटरडे से हम इस रीजन में देख रहे हैं कि काफ़ी अनरेस्ट डेवलप हो चुका है. सैटरडे को पैलेस्तीनियन मिलिटेंट ग्रुप हमास ने गाज़ा स्ट्रिप से इज़राइल की तरफ 5,000 से ज़्यादा रॉकेट्स फायर किए एंड वी सॉ दैट इट लेड टू द किलिंग ऑफ सो मेनी पीपल. एंड जिसके बाद अब इज़राइल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है. सो अब पूरा फुल ब्लोन वॉर शुरू हो चुका है बिटवीन इज़राइल एंड पैलेस्तीन. तो उसके अपडेट्स हम यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे कि क्या हिस्ट्री रही है ब्रीफली इज़राइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की. अपार्ट फ्रॉम दिस आज हमारे पेपर में एक एडिटोरियल आया है जो कि बिहार कास्ट सेंसस से रिलेटेड है अगेन. बट ये एडिटोरियल एक तरह का एनालिसिस है, तो इस पे एक नज़र डालेंगे हम. देन फ्लड इन सिक्किम. तो हमने देखा कि रिसेंटली सिक्किम में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स आए. सो व्हाट कॉज दीज फ्लड्स इन सिक्किम वो हम यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे. देन रिसेंटली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें से कुछ मेजर डिसीजंस निकल के आए हैं जो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं. तो वो क्या डिसीजंस लिए गए हैं, इसके क्या इम्प्लिकेशंस होंगे हमारी इकोनॉमी पे, उसे ब्रीफली डिस्कस करेंगे. एंड लास्टली हमारे पास एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से एक इम्पॉर्टेंट स्टडी सामने आई है जिसमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो एशियाटिक वाइल्ड डॉग है जिसे हम ढोल या फिर कुछ लोग इसे ढोले भी कहते हैं, जैसे भी आप इसे प्रोनाउंस करना चाहें, इस ढोल और टाइगर के बीच में कहा जा रहा है कि देयर कुड बी को एक्सिस्टेंस. ठीक है. सो हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है एशियाटिक वाइल्ड डॉग ढोल की IUCN स्टेटस क्या है. ये डायरेक्टली प्रीलिम्स में बहुत बार आ जाता है, तो थोड़ी निगाह इस चीज़ पे भी बनाएंगे. सो दीज आर द आर्टिकल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो आज का हमारा पहला आर्टिकल हमें वेस्ट एशिया रीजन में ले जाता है. एज अ न्यू मेजर वॉर इज़ नाउ टेकिंग प्लेस इन द वेस्ट एशिया, जो कि इज़राइल पैलेस्तीन को और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रेज हो चुका है. जैसा कि मैंने पहले कहा, इसकी शुरुआत हमास ग्रुप जो कि एक पैलेस्तीनियन मिलिटेंट ग्रुप है, इस हमास ग्रुप ने गाज़ा स्ट्रिप से इज़राइल की तरफ 5,000 से ज़्यादा जो रॉकेट्स थे वो फायर किए. एंड बॉर्डर्स को इन्फिल्ट्रेट करके ये मिलिटेंट्स इज़राइल में घुसे और वाइड स्प्रेड वायलेंस हमें देखने के लिए मिली, जिसके जवाब में अब इज़राइल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है. एंड रिजल्टेंटली इज़राइल स्ट्राइक्ड बैक टू गाज़ा में गाज़ा सिटी में इज़राइल एयर स्ट्राइक होती है. एंड दिस इज़ लाइक द ब्लडीएस्ट अटैक्स इन डिकेड्स. अब जवाब में जो इज़राइली एयर स्ट्राइक आ रही है, दे आर हिटिंग द हाउसिंग ब्लॉक्स, टनल्स, मॉस्क, हाउसेज ऑफ द हमास ऑफिशियल्स इन गाज़ा. एंड अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल ने कहा है दैट दिस इज़ द माइटी वेंजेंस फॉर दिस ब्लैक डे. ना सिर्फ गाज़ा, रादर लेबनान बेस्ड जो हिजबुल्लाह मिलिशिया है वहाँ पे भी इज़राइल ने अटैक शुरू कर दिया है. सो हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ इज़राइल पैलेस्तीनियन कॉन्फ्लिक्ट. एंड उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें पता होने चाहिए. सबसे पहले आप देखेंगे ये मैप. हमें सबसे पहले क्लियर करनी है जियोग्राफिकल लोकेशंस, बिकॉज वी नो कि हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स बेस्ड एग्ज़ाम में बहुत बार डायरेक्टली मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इस मैप में हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं. पहला, हमें इज़राइल की लोकेशन पता होनी चाहिए. सो इज़राइल वेस्ट एशिया में लोकेटेड है. एंड वेस्ट एशिया में भी ये जो मेडिटेरेनियन सी आप देख रहे हैं, मेडिटेरेनियन सी का जो ईस्टर्न एंड है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इज़राइल.
सो इज़राइल बॉर्डर्स मेडिटेरेनियन सी क्लियरली। अगर हम इसके नेबरिंग कंट्रीज़ देखें तो इज़राइल के नॉर्थ में यहाँ पे है लेबनान, ओके। इफ़ वी लुक एट द बॉर्डर्स नाउ, सो वी हैव लेबनान के साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में वी हैव सीरिया। देन साउथ एंड साउथ ईस्ट वाला जो एरिया है यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जॉर्डन, और जो साउथ वेस्टर्न एरिया है वहाँ पे प्रेजेंट है इजिप्ट। हेयर वी हैव इजिप्ट। तो सबसे पहले इज़राइल को कौन कौन से कंट्रीज़ बॉर्डर करते हैं? सो वी नो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और कौन सी सी टच कर रही है? मेडिटेरेनियन सी। जेरूसलेम इज द सीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इज़राइल एंड इट इज़ प्रोक्लेम टू बी द कैपिटल। पूरी दुनिया में इज़राइल इज़ द ओनली ज्यूइश स्टेट, ओके जी। ये तो थी बात इज़राइल की। अब सेकंड चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, दैट व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ पैलेस्टीन। तो देखें, ईस्टर्न रीजन पे, जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी का जो रीजन है, वहाँ पे इज़राइल के अंदर कुछ हिस्सों में पैलेस्तीन की टेरिटरीज प्रेजेंट हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, सो वी हैव गाज़ा स्ट्रिप जो कि न्यूज़ में है। आई एम गोना मार्क इट ओवर हियर। दिस इज़ द रीजन ऑफ गाज़ा स्ट्रिप, ठीक है, बिल्कुल मेडिटेरेनियन सी के मार्जिन पे है। एंड देन वी हैव द रीजन ऑफ वेस्ट बैंक। अब ये वेस्ट बैंक किसका है? दिस इज़ द वेस्टर्न बैंक ऑफ जॉर्डन रिवर, ओके। एंड दिस इज़ नोन एज होली लैंड। ये जो पूरा एरिया है पैलेस्तीन का, एंड इट इज़ सेक्रेड अमंग ज्यूज़, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स एज वेल, ठीक है। तो ये लोकेशन हो गई पैलेस्तीन की। गाज़ा स्ट्रिप आपने देख ली, और वेस्ट बैंक की लोकेशन आपने देख ली। ये वेस्ट बैंक किसका है? दिस इज़ ऑफ जॉर्डन रिवर। नाउ अगर हम इज़राइल और पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को ब्रीफली देखें, इसकी हिस्ट्री को समझें, तो एक कहानी के तौर पे आप इसे देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ये कॉन्फ्लिक्ट दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग कॉन्फ्लिक्ट है और काफ़ी कंट्रोवर्शियल कॉन्फ्लिक्ट भी रहा है। ये एक सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट है। एक तरफ जूइश नेशनलिस्ट मूवमेंट है और दूसरी तरफ पैलेस्तीनियन नेशनलिस्ट मूवमेंट है सेम टेरिटरी में। तो हुआ क्या, ये जो लैंड है जो आप देख रहे हैं, दिस लैंड, जो कि जहाँ पे ज्यूइश और पैलेस्तीनियन दोनों अपना क्लेम देते हैं, ये सबसे पहले ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, ऑटोमन एम्पायर। लेकिन हम ये जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे हार जाता है, एंड देन दिस एरिया कम्स अंडर ब्रिटिश एम्पायर। इसके बाद ये एरिया किसके अंडर आ जाता है? ब्रिटिश के अंडर आ जाता है। नाउ यहाँ पे जो पैलेस्तीनियन पीपल हैं, द अरब पीपल इन द सेम एरिया, दे वॉन्ट टू हैव द स्टेट बाय द नेम ऑफ पैलेस्तीन। दे वॉन्टेड कि भाई इस एरिया में जो स्टेट बने, दैट शुड बी कॉल्ड एज पैलेस्तीन। एंड यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है बिटवीन इजराइलीज एंड पैलेस्तीन्स, दैट हु गेट्स व्हाट लैंड एंड हाउ इट इज़ कंट्रोल्ड। 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि यूरोप में जो हम देखते हैं कि हॉलोकास्ट होता है, परसिक्यूशन होती है, वहाँ से ज्यूज़ निकल के इस जूइश लैंड में आकर इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज दे कंसिडर दिस एज द एंशियंट होम लैंड। एंड द अरब एट द सेम टाइम जो कि वहाँ पे रह रहे थे, वो कह रहे थे कि ये लैंड हमारा है, लेकिन ज्यूज़ कह रहे थे कि भाई ये तो हमारा एंशियंट लैंड है। बस यही है इसकी मेन जड़। 1917 में ब्रिटिशर्स, यूनाइटेड किंगडम जो पैलेस्तीन को कंट्रोल कर रहा था, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी कि भाई ये जो पैलेस्तीन है, दिस इज़ द नेशनल होम ऑफ जूइश पीपल। यहाँ पे अरब्स ने इस स्टेटमेंट को, इस चीज़ को रेजिस्ट किया, जहाँ जो कि वायलेंस की शुरुआत बनता है। काफ़ी ज़्यादा वायलेंस पैलेस्तीनियंस जो अरब्स थे वहाँ पे और इजराइल्स के बीच में होती है। देन 1923 में ब्रिटिश का मैंडेट आता है एंड पैलेस्तीन केम इनटू इफेक्ट। द डॉक्यूमेंट वाज इशूड बाय लीग ऑफ नेशंस, जिसमें यूके की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई इस रीजन के अंदर जूइश नेशनल होमलैंड हमने क्रिएट करना है। एंड
यहाँ से इवन 1947 में यूएन एक पार्टीशन प्लान लेकर आता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट जूइश और अरब स्टेट्स की बात होती है. दिस वॉज एक्सेप्टेड बाय जूइश बट नॉट बाय अरब्स एंड दिस लेड टू अगेन वायलेंस टू अगेन वॉर. जिसके बाद 1948 में इज़राइल कहता है कि भाई हम तो इंडिपेंडेंट हैं और आसपास जो अरब कंट्रीज़ हैं, लेबनान, सीरिया, इराक, इजिप्ट, दे इन्वेडेड दिस न्यूली डिक्लेयर्ड कंट्री. जब ये वॉर एंड होता है तो वो एरियाज जो पैलेस्टीनियन अरब्स को दिए गए थे बाय द यूएन, उसका कुछ एरिया भी इज़राइल गेन कर लेता है. इजिप्ट एंड जॉर्डन दे ऑल्सो रिटेन कंट्रोल ओवर गाजा स्ट्रिप इन वेस्ट बैंक. तो ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट बड़े स्तर पे यहाँ से शुरू हो जाता है. हम देखते हैं एक 6 डे वॉर होती है बिटवीन इज़राइल एंड अरब स्टेट्स. यूनाइटेड नेशंस पैलेस्टीनियंस को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इनका जो रिकग्नाइज करता है. गाजा हैज ऑलवेज बीन द फोकल पॉइंट ऑफ इज़राइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट. इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो एक तरफ इजिप्ट है, एक तरफ इज़राइल है. ये एक छोटी सी सेल्फ गवर्निंग पैलेस्टीनियन टेरिटरी थी. इट ऑल्सो केम अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ इज़राइल आफ्टर 1967 का वो जो हमारे पास 6 डे वॉर होता है. वेस्ट बैंक डेड सी के शोर के पास है, जॉर्डन रिवर के वेस्टर्न साइड पे है. ये भी इजरायली ऑक्यूपेशन के अंदर आ जाता है. एंड तब से ऑन एंड ऑफ ये जो डिस्प्यूट है इजराइल और पैलेस्तीन का, ये चलता रहा है. एंड नाउ वी हैव सीन कि ये बड़े स्तर पे एस्केलेट हो चुका है एंड वेस्ट एशिया में हम एक मेजर वॉर देख रहे हैं. तो एक बेसिक आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए और डिटेल्स में आप हमारी जो वीकली करंट अफेयर क्लासेस हैं, जो द्रोणाचार्य आईएएस की ऑफलाइन क्लासेस में आप इसको और डिटेल में समझेंगे. आज इस वीडियो में इतना ब्रीफ आइडिया आपको इस सिचुएशन के बारे में होना चाहिए. अच्छा जी, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा एडिटोरियल पेज पे है जो कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, वहाँ से जो मेजर डिसीजंस लिए गए हैं उसे इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है. पहली चीज़ जो हमें देखने के लिए मिली वो ये था कि रेपो रेट को चेंज नहीं किया गया. रेपो रेट रिमेन अनचेंज्ड एट 6.5%. दिस इज़ द मेजर थिंग विच इज़ मेकिंग द हेडलाइंस. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यूनानिमसली रेपो रेट को चेंज नहीं किया. हालांकि इसके अलावा और काफ़ी डिसीजंस लिए गए. हमारे पास आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक ये बात भी की है कि ओके, हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेट है, इन्फ्लेशन टारगेट इज़ 4%. कि हमें इन्फ्लेशन जो है, ताकि ग्रोथ भी सपोर्टेड रहे, ड्यूरेबल रहे इन्फ्लेशन, तो जो टारगेट है वो 4% है. देखिए, नॉर्मली जब हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं सो वी नो द रेंज कि हमारे पास 2% to 6% के बीच में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को इन्फ्लेशन को टारगेट करना होता है. सो दे सेड कि हम इस रेंज के ऊपर काम नहीं कर रहे 2 to 6%. हम प्रिसाइजली इन्फ्लेशन को किस लेवल पे लेकर आना चाहते हैं, 4% पे लेकर आना चाहते हैं. ये बात यहाँ पे की गई. इन्फ्लेशन टारगेट इज़ 4%. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम हमारे फर्स्ट जो हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें, हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसके फर्स्ट क्वार्टर में हेडलाइन इन्फ्लेशन 4.6% रही है. हालांकि जो प्रीवियस क्वार्टर था उसमें, मतलब जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो पहला क्वार्टर था, ये Q1 हमारा जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 24, इसके क्वार्टर 1 में हेडलाइन इन्फ्लेशन है 4.6, जबकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 23 था उसके फर्स्ट क्वार्टर में इन्फ्लेशन थी 7.3% हेडलाइन इन्फ्लेशन. तो यहाँ से ये दिखा रहा, शो किया जा रहा है कि येस, जो स्टेप्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ले रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसका इम्पैक्ट हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं. जीडीपी फोरकास्ट चेंज नहीं किए, ऑलमोस्ट वही है कि जो 6.5 के आसपास जो हमारे फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ दी गई है. हालांकि सीपीआई इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया गया. सो सीपीआई कंज्यूमर हमारे पास जो इन्फ्लेशन आती है, अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट 5.4% की इन्फ्लेशन देखने के लिए मिली है अकॉर्डिंग टू सीपीआई.
और अभी जो रिसेंटली डोमेस्टिक एलपीजी प्राइसेस को रिड्यूस किया गया है एंड इवन वेजिटेबल प्राइसेस जो हैं वो भी लोअर डाउन हुए हैं. सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज़ होपिंग कि इसका इम्पैक्ट भी हमें प्राइस प्रेशर पे देखने के लिए मिलेगा कि कंपैरेटिवली जो इन्फ्लेशन है, जो प्राइस प्रेशर्स थे वो डिक्रीज़ होंगे. साथ ही में अगर हमारे सिस्टम में एक्सेस फंड्स हैं, एक्सेस लिक्विडिटी है, तो इसके लिए आरबीआई ने कहा है दैट वी आर ओपन फॉर ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट टूल है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी सेल की जा सकती है टू सक आउट द एक्सेस फंड्स फ्रॉम आवर सिस्टम. सो ये कुछ मेजर टेकअवेज रहे हैं by not raising the interest rate, but they're still concerning about the slowing growth and how we can make up to it. So this were the recent takeaways from RBI's Monetary Policy Committee's meeting. अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आर्टिकल आता है जो कि सिक्किम फ्लड्स की बात करता है. नाउ सिक्किम में जो फ्लड्स आए हैं इनको हम मेनली कह रहे हैं दैट दिस इज़ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड. हमने देखा कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट में जो वाटर है वो फ्लड वाटर जो है वो आया है तीस्ता रिवर में, सिक्किम के एरियाज़ में, एंड विच इवन डिस्ट्रॉयड द चुंगथांग डैम ऑन तीस्ता रिवर. तो क्या है ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट? देखिए, पहली बात तो आप ये समझें कि हमारे पास जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, उनके मेल्ट होने की वजह से, सपोज करें दैट यू हैव अ ग्लेशियर ओवर हियर, ये जैसे जैसे मेल्ट करता है तो इसका वाटर अगर कहीं पे अक्यूमुलेट हो जाए, सपोज करो कि यहाँ पे कोई हमारे पास रॉक डेब्रीज हैं, कोई रॉक्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, जिनको हम ज्योग्राफी के टर्म में जब ग्लेशियर्स की बात आती है तो मोरेन्स बोल देते हैं, जो कि रॉक्स, सेडिमेंट्स, डस्ट का बना हुआ होता है. ये हमारा ग्लेशियर है. ग्लेशियर मेल्ट हुआ और ग्लेशियर के मेल्ट होने के बाद जो वाटर था वो कुछ ऐसे रॉक्स ने, सेडिमेंट्स ने बीच में स्टोर कर लिया. तो ये जो लेक बनती है इसे बोला जाता है ग्लेशियर लेक. अब क्या होता है कि ये जो मोरेन डैम यहाँ पे बना हुआ है, सिर्फ ये कुछ सेडिमेंट्स हैं जिसने इस वाटर को होल्ड करके रखा हुआ है. एंड दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी वीक. अगर कहीं अर्थक्वेक आ जाए, हैवी रेनफॉल हो जाए, एवेलांचेस आ जाएं, तो ये बहुत इजीली मोरेन्स जो हैं वो ब्रेक कर जाते हैं. और अगर ये रप्चर हो गया मोरेन, जिसने इस पूरे पानी को रोक के रखा हुआ है, तो बड़े ही ह्यूज अमाउंट में जितना भी पानी इस ग्लेशियर लेक में था वो सारा का सारा रिलीज हो जाता है. अब जब हम सिक्किम फ्लड की बात करते हैं तो देखिए, एक तो काफ़ी हाइट पे ये हमारे पास साउथ लोनाक लेक, जिसे हम ग्लेशियर लेक कह रहे हैं, ये बहुत ही हाइट पे हमारे पास प्रेजेंट थी. एंड इस साउथ लोनाक ग्लेशियर के पास एग्जैक्टली क्या हुआ, अब हमारे पास कुछ हम आइडियाज़ लगा रहे हैं. एक आइडिया ये था कि जब ये फ्लड्स आए हैं तो उस टाइम पे साउथ सिक्किम में काफ़ी हैवी रेनफॉल हुई. हालांकि हमारी जो साउथ लोनाक लेक है ये नॉर्थ सिक्किम में है, तो पहला इन्फ्रेंस तो यही आया कि हैवी रेनफॉल की वजह से ये मोरेन रप्चर हो गया और ये जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो गई. दूसरा, हमारे पास इस आर्टिकल में ये भी हाईलाइट किया गया है कि ये फ्लड्स आते हैं 4 अक्टूबर को, और 3 अक्टूबर को नेपाल में सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स आते हैं, जिसके हमने इम्पैक्ट दिल्ली में भी देखे, दिल्ली में भी लोगों ने इसे फील किया. तो कि ये जो नेपाल में अर्थक्वेक आया है वो भी ट्रिगर कर सकता है इस मोरेन के रप्चरिंग को. मोरेन टूटा और ये ग्लेशियर लेक में जितना भी पानी था वो रिलीज हो गया. इस इवेंट को कहा जाता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग. अब यहाँ पे एक बड़ी चीज़ ये कही गई है कि हमारे पास हिमालयन इकोसिस्टम जो है, इट इज़ वेरी फ्रेजाइल, इट इज़ वेरी सेंसिटिव. 7500 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हमारे हिमालयाज़ में प्रेजेंट हैं और उनमें से भी सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स सिक्किम में हैं. और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है. अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग भी इंक्रीज़ हो जाएगी. ग्लेशियर्स की मेल्टिंग अगर इंक्रीज़ हो जाएगी तो ग्लेशियर लेक्स की फॉर्मेशन और उनके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो भी बढ़ जाएगा. तो हमने ये देख लिया कि ग्लेशियर लेक वैसे भी स्टेबल बहुत कम होती हैं बिकॉज ऑफ मोरेन्स. आपने कोई मोरेन डैम अर्थ पे बने हुए बाकी डैम से डिफरेंट है. ये तो नेचुरली जो सेडिमेंट्स इकट्ठे हुए, रॉक डेब्रीज इकट्ठी हुए, उसने पानी को रोक लिया. कि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से
ग्लेशियल लेक्स बन रही हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे बन रही हैं, वाटर कंटेंट ज़्यादा आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हिमालयन एरिया है वहाँ पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो कि एक डिज़ास्टर है, इसका खतरा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। पहले भी हमने इंडिया ने ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फेस किए हैं। 1926 में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये आउटबर्स्ट होता है। 1981 में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर वैली में हमें ये फ्लड्स देखने के लिए मिले। 2013 में केदारनाथ आउटबर्स्ट जो कि क्लाउड बर्स्ट के बाद जो वहाँ पे हमें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट भी देखने के लिए मिला। वी हैव सीन सेवरल इनकाउंटर्स विद इट। अब इसके लिए अब देखो, क्योंकि क्या है कि इसकी मॉनिटरिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है बिकॉज ये काफ़ी हाइट पे है। सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस, क्योंकि यही तो एक बड़ी बात है कि चंद मिनटों में एकदम से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होता है और बहुत ही ह्यूज अमाउंट में वाटर डाउन द स्ट्रीम आता है, विच गिव्स वेरी लेस टाइम फॉर पीपल टू टेक एक्शन अगेंस्ट इट। सो देयरफॉर ये आर्टिकल आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे व्हाट आर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स एंड क्या टेंडेंसी रहती है, किस तरह से ये आ सकते हैं, और क्लाइमेट चेंज और इसके इंसिडेंट्स का आपस में क्या रिलेशन है। अगला आर्टिकल जी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पर्सपेक्टिव से स्टडी आई है कि ओवरलैपिंग ऑफ प्रे अवेलेबिलिटी, है ना, हैबिटेट सूट कर रहा है एशियाटिक वाइल्ड डॉग और टाइगर को, और प्रेस की अवेलेबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव एसोसिएशन देखने के लिए मिल रही है बिटवीन ढोल विच इज़ योर एशियाटिक वाइल्ड डॉग एंड टाइगर्स। अब यहाँ से हमारा एशियाटिक वाइल्ड डॉग का जो इन्वायरमेंटल स्पीशीज़ पर्सपेक्टिव से चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि जब हम एशियाटिक वाइल्ड डॉग की बात करते हैं, इट इज़ कॉमनली नोन एज ढोल। कुछ ढोल कहते हैं, कुछ लोग ढोले भी कहते हैं, आपको जो ठीक लगे आप वो बोलें। इसका साइंटिफिक नेम है खियोन एल्पाइनस, खियोन एल्पाइनस, ठीक है जी। एंड इसका IUCN स्टेटस क्या है? इट्स IUCN स्टेटस इज एंडेंजर्ड। द IUCN स्टेटस इज एंडेंजर्ड। ये बात मेजर टेक अवे है फ्रॉम दिस आर्टिकल, ठीक है जी। इट इज़ द ओनली एंडेंजर्ड वाइल्ड पैक लिविंग कैनाइन जो कि ट्रॉपिकल इंडियन फॉरेस्ट में रहता है, और इनकी ना डायर्नल एक्टिविटी है, डे टाइम में भी एक्टिव रहते हैं, नाइट टाइम में भी एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से ये नाइट टाइम में जैसे लियोपर्ड्स जो है वो मेनली एक्टिव होते हैं अपना प्रे हंट करने के लिए। अब इनका क्या है, जो एशियाटिक वाइल्ड डॉग हैं ये डे टाइम में भी एक्टिव रहते हैं और नाइट टाइम में भी एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से इनका ओवरलैप होता है विद टाइगर्स एंड लियोपर्ड्स, वो मेनली यहाँ पे कहा गया है। सेकेंडली क्योंकि जो एरियाज़ हैं, जो हैबिटेट्स हैं, इनको स्टडी किया गया मानस नेशनल पार्क में, एंड यही सामने आया है कि जो प्रे अवेलेबिलिटी है उसके ओवरलैप होने की वजह से और हैबिटेट के सूटेबल होने की वजह से इन दोनों ही स्पीशीज़ के बीच में कोएग्जिस्टेंस, पॉजिटिव कोएग्जिस्टेंस सामने आई है। नेक्स्ट एडिटोरियल आज न्यूज़पेपर में जो आप पढ़ेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू द बिहार कास्ट सेंसस। बेसिकली सेंसस की बात यहाँ पे की गई है। जो मेन आइडिया इस आर्टिकल का है वो ये है कि इसने हमारी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट और रिलीजन, ये दो ऐसे आप कह लें कि स्तंभ रहे हैं जो कि इंडियन पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी रहे हैं। अब जो कास्ट सर्वे रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया, इवन इसे पूरे ऑपोजिशन ने भी सपोर्ट किया, ये एक ऐसा ही पॉलिटिकल मूव है। एक न्यू पॉलिटिकल ओपनिंग बन रही है यूजिंग दिस ओल्ड पैराडाइम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। इसे कहा जाता है कि कास्ट और रिलीजन इंडियन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के 2 पिलर्स हैं, एंड जिसे हमने टच किया बाय द कास्ट सेंसस। सो इस आर्टिकल को आप देखेंगे कि क्या सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट पॉलिटिक्स पे होता है, एंड यहाँ पे एक बड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि इसे मंडल 2.0 के साथ कंपेयर किया जा रहा है। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो पॉलिटिक्स है, जो हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी है,
उसकी भी कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन हुई थी। जिस तरह हमारी इकोनॉमी की लिबरलाइजेशन हुई थी, स्लाइटली हमारी पॉलिटिक्स की भी लिबरलाइजेशन हुई थी। लेकिन ऐसे सेंसस वेयर इट इज़ टेकिंग अस बैक टू स्क्वायर वन, अगेन हाईलाइटिंग, अगेन गिविंग इम्पोर्टेंस टू कास्ट एंड रिलीजन। तो उसका एनालिसिस इस आर्टिकल में किया गया है। सो आई वुड लाइक कि आप इस आर्टिकल को पढ़ें। ये आपका पॉलिटिकली कास्ट सेंसस और ऐसे सेंसस की क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं वो समझने में आपको हेल्प करेगा। सो डू रीड अबाउट दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।